Anyway, so the two examples I have given where you cannot apply directly the Newton's law of motion. है ना? One more thing which you must note is, if the velocity of the particle is large or the speed of the particle is large, then also we cannot apply the Newton's laws of motion. Because as per the relativity, mass increases as the velocity increases, speed increases, mass also increases, है ना? वहाँ पे क्या होता है, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स जब आप स्टडी करेंगे, मॉडर्न में आएगा ये, मॉडर्न पार्ट, सेकंड पार्ट में आएगा। मॉडर्न फिजिक्स जब आप स्टडी करेंगे, यू विल फाइंड कि जब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल होने लगता है, तो जो मास है उसका एक बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है ना? अगर 1 kg का पार्टिकल है, वो इट विल बिहेव जस्ट लाइक 100 kg, 1000 kg, 1 even more if velocity is approaching to light. So there also we cannot apply. Why? Because जैसे जैसे स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, mass is also changing. And I had already told you that if mass is changing, you cannot apply the Newton's laws of motion. So V must be, इससे क्या पता चला, m is constant, मतलब V is low और V is less than c, where c is the speed of light in vacuum. ठीक है? और कोई लिमिटेशन है इसमें? I don't know. तो ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है ना? m चेंज नहीं हो रहा है, v कम हो रहा है, और जो v कम होना है वो भी उसी का एक कॉन्सिक्वेंस है कि m चेंज नहीं हो रहा है ना? एनीवे, इसके अलावा हमने कल डिस्कस किया था स्यूडो फोर्स प्रॉब्लम, स्यूडो फोर्स डिस्कस किया था, है ना? बताया था कि अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है, देन आल्सो वी कैन अप्लाई द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, बट द कंडीशन अगेन इज दैट वी हैव टू कंसिडर अ स्यूडो फोर्स आल्सो, है ना? उसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि वहाँ पे हम एक स्यूडो फोर्स लगा लेंगे, देन वी कैन अप्लाई द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, है ना? सो फिर हमने कुछ प्रॉब्लम से स्टार्ट की थी, एंड लास्ट टाइम आई थिंक जस्ट बिफोर 5 or 10 minutes before leaving the class, I had told you the string work theorem, and according to string work theorem, the total work done on the system was 0. Total work done by the tension on the system was 0. So इस पे हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, है ना? जब हम ये रिलेशन निकालना सीख जाएंगे एक्सीलरेशन में कि क्या रिलेशन है एक दूसरे ऑब्जेक्ट में, देन केवल इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है फ्री बॉडी डायग्राम बना के, एंड देन वी कैन इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम। सो मैं कुछ प्रॉब्लम्स कराता हूँ आपको, सिंपल प्रॉब्लम्स हैं। So these examples are from string work theorem. So this is the problem where we have connected two mass A and B, A और ये B है, दो ब्लॉक को हमने कनेक्ट किया है। You can see that this string, अगर ये वाली string 1 है
So one end is fixed on the ceiling and another end is free to move. And then with these movable pulleys, ये suppose one pulley number 1 है, ये pulley number 2, है ना? And these pulleys are movable. You can see जैसे जैसे ये string ऊपर नीचे होगी, I mean ये जो object है ऊपर नीचे होगा, these two pulleys can also move up or down. So these two pulleys are movable and we have connected a string. ये जो string है हमने ये connect कर दिया, यहाँ एक और pulley लगी हुई है ये, और इस पे फिर हमने एक स्ट्रिंग लगा के एक ब्लॉक लगा रखा है जिसका मास सपोज MK है, इसका MK. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, सपोज देखो डिपेंड किस पे करेगा, अगर ये पार्टिकल हैवी है और ये लाइट है देन इट विल कम डाउन, इट विल गो अप. बट इफ दिस पार्टिकल इज हैवी इट विल कम डाउन, इट विल गो अप. Let us assume that this MB is heavy, MB heavy, है ना? तो what will happen? ये नीचे आएगा, ये ऊपर. And now we have to find out what is the relation between the displacement of the two blocks. A और B जो distance move कर रहे हैं उन दोनों में क्या relation है, वो हमें पता करना है. कैसे पता करेंगे? देखो कोई भी अगर स्ट्रिंग है देन द टेंशन इन दैट स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, है ना? सो ये वाली मान लेंगे हम स्ट्रिंग पहली वाली, इसमें पूरे में जो टेंशन है वो T है. तो इस ब्लॉक पर टेंशन कितनी है? T इन द अपवर्ड डायरेक्शन. इस पुली पे T यहाँ, ऐसे यहाँ T और यहाँ T. ये वाली कितनी हो जाएगी? 2T. ये भी 2T हो जाएगी, है ना? तो यहाँ पे कितना लग रहा है? ये 2T है, ये 2T है, तो ये कितना हो गया? 4T. Now let us assume this block is coming down, YT, है ना? YB डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, YA. Now we have to apply the string work law, और वो क्या है? Summation WT is equal to 0. Work done by the tension in the system is 0. So apply it. ये नीचे आ रहा है, टेंशन ऊपर लग रही है, तो कितना हो गया? T into YB with a minus sign, है ना? क्योंकि दोनों अपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, टेंशन ऊपर. इस पे अप्लाई करो, प्लस टेंशन भी ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, 4T into YA equals to 0, है ना? So it means that YT is equal to 4YA or DYB over DT equals to 4 times DYA over DT or D2YB over DT square equals to 4 times D2YA upon DT square. आ गया रिलेशन? यहाँ क्या किया है? एक बार t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो ये क्या देगा? वेलोसिटी में रिलेशन दे देगा. यहाँ हमें डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन पता था, यहाँ से हमें वेलोसिटी में पता चल जाएगा और यहाँ से हमें एक्सीलरेशन. ठीक है? अगर मान लो तुम्हें किसी एक की वेलोसिटी नहीं रखी होती, ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड, तो इसकी निकाल सकते हो. ये YB is 5, your YB is 5, तो YA कितनी हो जाएगी? 5/4. सिंपल है, हाँ? ऐसे ही एक्सीलरेशन निकाल सकते हो, सिंपल, है ना? अगर एक का पता है तो दूसरे का वी कैन इजीली कैलकुलेट. देखने में ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम बहुत हार्ड है, लेकिन हार्ड है नहीं, है ना? नहीं लग रहा देखने से कि बहुत मुश्किल सा डायग्राम है और बहुत हार्ड, लेकिन ऐसा है नहीं. अगर आप लॉजिक से करना चाहें देन आल्सो यू कैन डू. अगर मान लो
ये ऊपर गया, है ना, तो ये नीचे आएंगी दोनों, ये दोनों नीचे आएंगी, तो ये कितना, अगर मान लो ये 1 मीटर ऊपर गया होगा, तो ये नीचे आया होगा, सपोज इसको मान लो, ये x नीचे आया होगा, ये x नीचे आएगा, तो ये वाली पूरी यहाँ से x नीचे आ गई, ये भी यहाँ से x नीचे आ गई, x दोनों नीचे आ गई, तो दोनों में लेंथ स्ट्रिंग की कितनी आ गई ज्यादा, x 2x, x 2x, तो ये कहाँ से आएगा, ये इसी वाली स्ट्रिंग से तो आएगा कवर होके, तो यानी जब ये x नीचे आ रहा है ना, तो ये 4x ऊपर जा रहा है ना, और हमें इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा सीधा ये इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक तो प्रॉब्लम करते हैं, ये सॉल्व कर सकते हो, ये यहाँ कनेक्टेड है ब्लॉक से दोनों ही, ये वाली, ये दूसरी स्ट्रिंग है, ये पहली है, मान लो ये पहली है, ये दूसरी स्ट्रिंग है, यहाँ पे भी 2 स्ट्रिंग है, ये फिक्स है, और ये दोनों ही स्ट्रिंग इससे कनेक्टेड है, और यहाँ पे हमने ये पी ब्लॉक कनेक्ट कर रखा है, एंड फॉर द टाइम बीइंग सपोज ये बी हैवी है ना, बी हैवी तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, है ना, ये नीचे आएगा, तो डेफिनेटली इन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उनमें एक रिलेशन होगा, और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन इफ वी कैन कैलकुलेट, देन वी कैन कैलकुलेट द स्पीड में रिलेशन एंड एज वेल एज द रिलेशन इन एक्सीलरेशन। करो कितना आ रहा है, ये कैलकुलेट करो, a इक्वल्स टू a b, ये यहाँ बढ़ना है आपको, मिल जाता है कितना आएगा ये, क्या रिलेशन आ रहा है बेटा, ये 1/3 आ रहा है ना, ये यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, ये है ना, इतना ही आ रहा है ना, नहीं हुआ, वैभव, तुम्हारा नाम वैभव ही है ना, हो गया क्वेश्चन, नहीं हुआ,
ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है विद डिस्टेंस y है और ये नीचे आ रहा है y b। अब नेक्स्ट टास्क हमारा क्या होगा, इसमें टेंशन निकालें। अब ये वाली जो दूसरी स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग है तो हर जगह इसमें टेंशन T होगी, मान लो T है ना। अब यहाँ पे T है, यहाँ पे T है, तो ये कितनी हो जाएगी 2T, और ये अगर 2T है तो पूरी स्ट्रिंग में 2T रहेगी, तो यहाँ इस एंड पे भी कितनी रहेगी 2T। तो ब्लॉक ए पे जो टोटल टेंशन है वो कितनी है, व्हाट इज द टोटल टेंशन ऑन ब्लॉक ए, ये 2T है और ये T है 3T है ना। तो ए पे जो टेंशन है वो 3T है और इस पे टेंशन कितनी है T, सिंपल है। अब ये 3T और T तुम्हें पता है तो रिलेशन क्या हो गया, ये ऊपर है ये नीचे, -T इंटू YB इक्वल टू, ये ऊपर जा रहा है टेंशन भी ऊपर है, सॉरी प्लस 3T इंटू YB इक्वल टू 0। So YB is equal to 3YA और YA equals to 1/3 YB, and if the relation between displacement and acceleration is 1/3, यहाँ पे भी 1/3 ही आएगा, सिंपल है ना। नहीं समझ में बेटा, ये जो प्रॉब्लम्स है ना इसमें सबसे पहला काम है बस टेंशन है ना, टेंशन निकाल लो। एक जो सबसे इसमें हम नॉर्मली क्या करते हैं, इसमें तो दोनों स्ट्रिंग बराबर है, अदरवाइज जो सबसे ज़्यादा आ रही हो ना स्ट्रिंग उसको ले लेते हैं, उसमें टेंशन T मान लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग दूसरे जो पुली है उन पे टेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं, उन पे आ जाएगी तो आगे वाली पे कैलकुलेट कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल और दूँ, ये वाले प्रॉब्लम्स आते हैं और मतलब काफ़ी हैं, ये जो थ्योरम है ये इन तरह इस वाले प्रॉब्लम्स को करने के लिए काफ़ी है, मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस सीधा सीधा थ्योरम में रखना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फिक्स है, ये यहाँ पर पुली लगी हुई है, फिर ये वाली स्ट्रिंग यहाँ पे कनेक्ट करके यहाँ पर पुली लगी हुई है, ये मूवेबल पुली है, ये वाली पुली फिक्स है, ये वाली पुली भी फिक्स है। अब तो इन तीनों में रिलेशन निकालना है ए बी सी, इन तीनों के डिस्प्लेसमेंट में, सॉरी मान सकते हो, ब्लॉक्स पे डिपेंड करेगा वो कौन सा ब्लॉक्स भारी है। एक मान लो जो भी है, मान लो ये वैसे तो देखने में पता लग रहा है कि अगर ये भारी है तो कोई भी मान लो, ये मान लो 100 kg है, अब 100 kg है तो ये मान लो 5 kg है और ये 10 kg है, ठीक है। अब अगर इस तरह से है तो ये क्या होगा, ये इसे नीचे खींचेगा तो ये भी खींच रहा होगा, ये भी ऊपर जा रहा होगा, है ना। सो दिस इज आल्सो मूविंग अप, y भी किधर जाएगा, अगर ये नीचे जाएगा तो y भी इधर जाएगा, ये x मान लो x भी
और ये बाई सी, ये नीचे आ रहा है। अब फिर से तुम्हें टेंशन निकालनी है ना, हर पुली पे टेंशन देखो कितनी आ रही है, तो उन्हें देखो कि ब्लॉक्स पे कितनी आ रही है, कैलकुलेट होगा टेंशन। तो ब्लॉक्स के जितने डिस्प्लेसमेंट है उन्हें टेंशन से मल्टीप्लाई करो विद साइन, तीनों का सम 0 के इक्वल रख दो। इसी तरह की एक थ्योरम आप लोगों को ना, जो जिसने भी मोशन इन 1D और 2D पढ़ाया होगा, उसने एक थ्योरम और पढ़ाई होगी इसी टाइप की, जो कि वेलोसिटी को कनेक्ट करती है। इफ़ द सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स इज कांस्टेंट, पढ़ाई थी। जैसे कुछ इस तरह की रही होगी, ये है, यहाँ पर कोई रिंग है और ये इससे वो है, पुली लगी हुई है और यहाँ पर कोई मास लटका दिया m, ये रिंग है, तो इनकी वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। इस तरह की कोई पढ़ाई थी तुम्हें? नहीं पढ़ाया? देखो ये वाली स्ट्रिंग मुझे लग रहा है लंबी है ना, तो इसमें t मान लो, ये t हो गया, तो ये भी t है, ये भी t है और ये भी t है, ठीक है। और ये t और t है, तो ये कितना हो गया 2t, और ये 2t है तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल है, कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। हो जाएगा ना। वेल, तो तुम लोगों ने इसके सॉल्व एग्जांपल्स किए एच सी वर्मा के? नहीं किए, कुछ भी नहीं किया, इनका क्या नहीं, ना शॉर्ट प्रॉब्लम्स भी नहीं की होंगी। एक्चुअली इसकी शॉर्ट प्रॉब्लम्स ना इम्पोर्टेंट है, वो लगती आसान है लेकिन इतनी आसान है नहीं। जब उन्हें करोगे ना तो तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए अब यहाँ, अब तुम लोग करके ही नहीं आए हो तो मैं क्या करना चाहिए। तो yesterday I was discussing about the pseudo force problem, है ना। So let me continue with the pseudo force problems। ये हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है। And let me do one solved examples, but in a different manner। एच सी वर्मा में एक एग्जाम्पल दे रखा है इसका, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 9। ये एक सॉल्व एग्जाम्पल है एक्चुअली, ये स्यूडो फोर्स से प्रॉब्लम से रिलेटेड है और मैं तुम्हें उसी वे में इसे करके दिखाऊंगा। एच सी वर्मा में जो किया हुआ है ये सॉल्व एग्जाम्पल्स, इट हैज बीन डन यूजिंग द अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट आई विल डू इट यूजिंग अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। सो प्रॉब्लम क्या है, सरफेस है, इस पर एक मास रखा हुआ है m, ये पुली है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक फिर से पुली है और इस पर दो मास mb and ma। In fact, it will be better if we assume it m1 and m2, ठीक है।
the mass of the block is m and this surface is frictionless, smooth surface है ना. So we have to calculate the acceleration of this block m. ये जो ब्लॉक है इसका acceleration ये कैलकुलेट हमें करके बता. यहाँ तक ऐसा लग रहा होगा ना बड़ा सिंपल सा है. ये जितना इधर जाएगा उतना ही ये नीचे आएगा, ये वाला पुली है ना. तो जितना इसका एक्सीलरेशन है उतना ही पुली का एक्सीलरेशन है. अब ये दोनों जो मास हैं, अगर मान लो m2 हैवी है, देन m2 विल बी गोइंग डाउन, m1 विल बी गोइंग अप. बट वन थिंग विच मस्ट बी नोटेड इज कि ये जो m1 और m2 हैं ये किस फ्रेम में ऊपर नीचे जा रहे हैं. इन दिस फ्रेम, अगर ये पुली 1 थी, ये 2 थी, पुली 2 के रेस्पेक्ट में ये ऊपर नीचे जा रहा है ना. बट पुली 2 खुद भी पुली 1 के रेस्पेक्ट में एक्सीलरेट होकर नीचे आ रही है ना. तो इसका मतलब क्या है कि पुली 2 जो है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना. तो अब इसको करने के दो तरीके होते हैं. एक तो हम यहाँ अर्थ पे ऑब्जर्वर मान लें है ना, जो कि ये देखेगा इसका एक्सीलरेशन a है, इसका a है. अगर ये ऊपर गया और ये नीचे आ रहा है तो इन दोनों का एक्सीलरेशन इसके लिए कितना हो जाएगा. अगर इसका a था, इसका a1 था, a प्लस a1, और इसके लिए कितना हो जाएगा, ये नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है ना. तो दोनों का निकाल सकते हैं सब्ट्रैक्शन एडिशन करके अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जो कि कर रखा है बुक में. बट इसको करने का ना एक आसान तरीका होता है, क्योंकि इससे करोगे तो बड़ा लेंथी हो जाता है ये है ना. इसे करने का एक आसान तरीका क्या है कि हम इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक स्यूडो फोर्स लगा देंगे. नीचे आ रहा है, ऊपर स्यूडो फोर्स लगा देंगे. और फिर अब क्योंकि ये दोनों मास पे लगेगा स्यूडो फोर्स, तो दोनों की जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे उसमें केवल एक स्यूडो फोर्स कंसीडर कर लेंगे. एंड यू विल सी कि जब हम ऐसा करेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा ये करना. स्ट्रिंग सेम है, तो ये टेंशन T है, ये टेंशन T है ना. अगर इसमें टेंशन देखा जाए, इसमें T प्राइम है और इसमें भी T प्राइम ही होगा अवे फ्रॉम. ठीक है. तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T प्राइम एंड T. T प्राइम में और T में रिलेशन क्या होगा. कल बताया था एक पुली इज मासलेस. अगर पुली मासलेस है तो जो टेंशन्स लग रही होती है उनमें रिलेशन क्या हो जाता है. अरे ये T प्राइम इधर लग रहा है, इसमें पुली पे ये T प्राइम इधर लग रहा है, दोनों डाउनवर्ड लग रहे हैं, अपवर्ड में T है, दोनों एक बैलेंस करेंगे ना एक दूसरे को. सो T विल बी इक्वल टू 2T प्राइम. ठीक है. तो हम आसान करने के लिए मान लेते हैं ये T है तो ये 2T हो गया, ये भी 2T. ठीक है. यहां तक ठीक है ना. एक्सीलरेशन A है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे पहले. इसमें फोर्स कौन से हैं, mg, डाउनवर्ड एंड रिएक्शन एंड अपवर्ड. इसके अलावा कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन 2T है ना. 2T टेंशन लग रही है, केवल यही फोर्स है इसमें. अगर फ्रिक्शनलेस नहीं होता तो एक फ्रिक्शन और लग रहा होगा, बट क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है सो देयर इज नो फ्रिक्शन राइट नाउ, सो 2T. अब ये तो आपस में बैलेंस कर रहे हैं क्योंकि देयर इज नो अपवर्ड मूवमेंट, वो उड़ नहीं रहा है, वो उसी पे चल रहा है ना सरफेस पे. सो दीज टू विल बी बैलेंसिंग ईच अदर, n is equal to mc. So the required the acceleration will be due to this 2T. acceleration कितना हो जाएगा, a equals to 2T upon m है ना.
तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता, 2t इक्वल टू m into a इक्वल टू 2t अपॉन m। सपोज दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे m1 का और फिर m2 का बनाएंगे, ठीक है। m1 के डायग्राम में क्या आ रहा है, m1 g डाउनवर्ड, t अपवर्ड, और क्या लग रहा है इस पे, शैडो फोर्स लगेगा, शैडो फोर्स लगेगा ना इस पे। बेटा बातें मत करो, शैडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, पुल इज कमिंग डाउन विद एक्सीलरेशन a, तो शैडो फोर्स विल बी अपवर्ड। वैल्यू कितनी होगी, m1 a। और कोई फोर्स लग रहा है इस पे, नहीं लग रहा ना, एंड वी हैव अज्यूम्ड दैट इट इज गोइंग अप, ये ऊपर जा रहा है। मान लो इसका एक्सीलरेशन है a प्राइम, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हुई, t प्लस m1a माइनस m1g इक्वल टू m1a प्राइम। तो द इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी m1a प्लस t माइनस m1g इक्वल टू m1a प्राइम। दूसरे वाले ब्लॉक की इक्वेशन क्या होगी, इन्होंने 3 मास मान रखे हैं, चाहे m2 m3 कोई नहीं। तीसरे वाले की क्या होगी, इसमें फोर्स कौन सा है, m2g डाउनवर्ड, टेंशन T अपवर्ड, और क्या लग रहा है इस पे, m2a अपवर्ड। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये नीचे आ रहा है, तो इक्वेशन विल बी m2g माइनस t माइनस m2a इक्वल टू m2a प्राइम। नाउ यू हैव 3 इक्वेशन, है ना, 3 इक्वेशन है। अननोन कितने थे, t है, a प्राइम है, a है, तीनों निकाल सकते हो m1 m2 के टर्म में, m3 के टर्म में। अननोन कितने हैं, t और a प्राइम। आसानी है, t को यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 इक्वेशन आ जाएंगी, 2 अननोन्स आ जाएंगे, a प्राइम और a। a प्राइम और a 2 इक्वेशन है, 2 अननोन्स हैं, यू कैन इजीली गेट, निकाल सकते हो ना। एक को एलिमिनेट कर देना, मुझे करना है या कर लोगे, ये t की वैल्यू यहां रख दो, t कितना है, ma अपॉन 2, तो ma अपॉन 2, ma अपॉन 2 इतना आ गया। इसको एलिमिनेट करना है हमें, a प्राइम को, तो हम क्या करेंगे, इसमें m2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें m1 से कर दें और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या बचेगा, a बचेगा ना केवल। सो यू हैव टू जस्ट कलेक्ट द टर्म्स एंड कैलकुलेट। ये यहाँ से आगे सॉल्व करो कितना आ रहा है, m2 से और m1 से मल्टीप्लाई करो, दोनों इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दो। बिलीव मी, ये जो है ना मेथड, ये स्यूडो फोर्स वाला, ये जो इनर्शियल फ्रेम वाला मेथड है उससे आसान पड़ता है, क्योंकि तुम घर जाके 9th एग्जाम्पल करना है इसका, इसमें इनर्शियल फ्रेम से किया हुआ है, तो काफ़ी लेंथी है।
हो जाएगा ना ये, है ना? ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एग्जाम्पल 10। ये भी आसान है। अब आप लोग करके नहीं आए इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो तुम लोग कर सकते थे, डायरेक्टली पूछ सकते थे कि कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, जिसमें कि कोई ऐसा कंसेप्चुअल होता तो वो मैं आपको बता सकता था, बट आप लोग कुछ भी करके ही नहीं आए घर से। और मेरी रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टर्न यानी टुमारो जब आप आएंगे तो एटलीस्ट इसकी शॉर्ट प्रॉब्लम्स और इसकी जो एक्सरसाइज है वो करके आना, है ना? ताकि क्या नहीं आ रहा है मैं वो बताऊँ, है ना? तो इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक एलिवेटर है, उसमें एक वेज है ना? एंगल थीटा है ये, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऑफ मास एंड इफ दिस elevator is going with the acceleration a. This length is given to be L. ये L दे रखी है, and we have to calculate the time t in reaching to the bottom of this elevator, sorry wedge के टॉप से बॉटम तक आने में जो टाइम है वो कैलकुलेट करना है। ये a एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, सपोज a नॉट एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, a नॉट एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, इट मीन्स कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है ना, एक्सीलरेटेड फ्रेम है। अब एक्सीलरेटेड फ्रेम है तो हमें क्या करना है, सिंपल एक स्यूडो फोर्स मान लेना है उसमें और फिर से वही फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, इक्वेशन सॉल्व करनी है ना? इस पार्टिकल के लिए देखो यहाँ पे इसमें फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, mg है ना? अब ये ऊपर जा रहा है तो एक फोर्स यहाँ पे m a नॉट भी लग रहा होगा, है ना? स्यूडो फोर्स। और कौन सा फोर्स लग रहा है इस पे, n रिएक्शन ड्यू टू द वेज की वजह से एक रिएक्शन लग रही है। और भी कोई फोर्स है, कोई फोर्स नहीं है ना, सिंपल है। ये एंगल हमें थीटा देगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दो इसे, परपेंडिकुलर टू वेज और अलोंग द वेज, है ना? परपेंडिकुलर टू द वेज जब करेंगे तो वो इक्विलिब्रियम में होंगे, दोनों इक्वेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो परपेंडिकुलर मोशन है वो जीरो है, अलोंग द वेज हो रही है केवल, है ना? तो सिंपल है ना कैलकुलेट, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम तो बहुत सिंपल है, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं। तो टेल मी द परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, n किसके बराबर होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, तो mg cos थीटा प्लस ma नॉट cos थीटा, दिस इज n। ये तो एक इक्वेशन होगी परपेंडिकुलर टू द वेज। अलोंग द वेज क्या हुई, इसका ये वाला कंपोनेंट mg का और इसका a का भी यही वाला कंपोनेंट, एंड दिस इज गिविंग द एक्सीलरेशन, है ना? तो mg sin थीटा प्लस ma नॉट sin थीटा, दिस विल बी इक्वल टू, इधर ही लुढ़क के आ रहा है ना वो ऑब्जेक्ट, तो m टाइम्स a
एक्सीलरेशन मान लेंगे हम उसका a, m टाइम्स a, दिस इज द एक्सीलरेशन। तो m से m ये कैंसिल हो जाएगा, सो यू कैन गेट द एक्सीलरेशन इक्वल टू g sin थीटा प्लस a नॉट sin थीटा, है ना। एक्सीलरेशन नाउ यू नो। लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज दिस लेंथ इज गिवन टू बी l, सो वी कैन कैलकुलेट दिस लेंथ, है ना। ये लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कितनी होगी ये, कितनी होगी लेंथ? l cos थीटा, l cos थीटा ही होगी ना। ये क्या है, ये बेस है और ये क्या है, डायगोनल। तो cos थीटा क्या होता है, l अपॉन ये मान लो a b है, ये c था, तो a b लिख सकते हैं l अपॉन a b। तो a b इज इक्वल टू l अपॉन cos, इतना ही आएगा। गलत लिखा क्या भाई? L you know, acceleration you know, so now you can calculate the time। कैसे कैलकुलेट करोगे? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एस हमें पता है कितना है, एल अपॉन कॉस थीटा, तो एल अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू यू, इनिशियली यू विल बी 0 जब वो टॉप पे था, है ना, इक्वल टू हाफ के, ए कितना है जी प्लस ए नॉट साइन थीटा टी स्क्वायर। तो टी दिस वे यू कैन कैलकुलेट, टी निकलाएगा यहाँ से, यही करना था। एक्चुअली ये जो भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या आगे हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आप फ्री बॉडी डायग्राम बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत बार ना हम कोई ना कोई फोर्स मिस कर देते हैं कि कौन सा फोर्स लग रहा है उस पर, है ना। वो फोर्स मिस नहीं करने हैं, हमें ऑल पॉसिबल फोर्सेस देख लेने हैं टोटल। अगर मान लो कुछ इस तरह का ये प्रॉब्लम होता, ये है एक ब्लॉक इस पे, यहाँ ये और ये इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये वाली टेंशन जो लग रही है ना इस पे, ये वाले ब्लॉक पे ये टेंशन भी तो लग रही है, तो नॉर्मली हम इन दोनों को भूल जाते हैं। हम क्या काउंट कर लेंगे, इसका एम जी यहाँ होगा, एन ऊपर होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, हम ये वाली छोड़ देते हैं दोनों नॉर्मली, ध्यान ही नहीं देते उस पर। तो हम सीधा सा जब 2 टी मिस कर दे रहे तो आंसर भी नहीं आ पाएगा, है ना। सो बेसिक चीज़ ये है, तुम्हें ध्यान ये रखना है फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए हमें सारे जो पॉसिबल फोर्स है ना वो लगाने हैं उसमें। एंड वंस यू कैन ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम यूजिंग ऑल द फोर्सेस, पॉसिबल फोर्सेस, फिर तो सिंपल हो जाता है, बस इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है और सॉल्व कर लेना है, ठीक है। एक प्रॉब्लम कराता हूँ इसकी, तुम लोगों को कोई डाउट है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है किसी को भी? मतलब कुछ नहीं समझ आ रहा? हाँ, क्योंकि डाउट ना होने का तो मतलब यही होता है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ पा रहा।
नहीं आ रहा? अरे नहीं, ओपनली बताओगे तभी तो पता चलेगा। और मुझे ये बताओ कि अगर नहीं आ पा रहा है तो मैं ऐसा क्या पढ़ाऊँ कि आप लोगों के समझ में आए? हाँ, मैं तो आधी हिंदी आधी इंग्लिश बोल रहा हूँ। बेसिक से तो मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन चक्कर ये है कि बेसिक से अगर मैं पढ़ाऊंगा ना तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 3 लेक्चर में ख़त्म नहीं होगा। फिर तुम पहले टर्न आए थे, लास्ट टर्न कल, तो कल जो मैंने पढ़ाया था वो समझ में आ पाया था? वो भी नहीं आया। फिर कैसे काम चलेगा? अच्छा, तो मुझे ये तो बता सकते हो कि क्या नहीं समझ में आ पा रहा है? मतलब जैसे आज मैंने जो पढ़ाया या कल जो पढ़ाया, दोनों टर्न, इन दोनों में से क्या समझ में नहीं आया आप लोगों के? बताओ बेटा। क्योंकि अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपकी समझ में नहीं आ पा रहा है तो फिर पढ़ाने का भी तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मुझे तो आता ही है, मैं यहाँ सॉल्व करता रहूँगा, उससे आपको थोड़ी फायदा होना है। कोई भी बताओ, ये इधर लड़कियों में से क्या समझ में नहीं आ पाया बेटा? बताओ, तुम बताओ। फ्री बॉडी डायग्राम, चलो ठीक है, एक चीज समझ में आ रही है कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बना रहे हैं वो समझ में नहीं आ पा रहा है। और इधर तुम लोगों के समझ में आ रहा है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना? लड़कों के समझ में आ पा रहा है फ्री बॉडी। एक्चुअली ये जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम अगर नहीं बना पाओगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ये पक्की बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कॉमन पॉइंट मान लेते हैं। मान लो जैसे अभी इसी का बनाना था हमें, है ना, ये जो ऑब्जेक्ट था मास है उनका, इसी का फ्री बॉडी डायग्राम निकालना है हमें, बनाना है, तो कैसे बनेगा। तो ये मान लिया एक पॉइंट है, ये वाले पॉइंट को नोट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लगे हुए हैं वो लेते जाएंगे। अब यहाँ पे mg किधर लग रहा है, नीचे, तो हम mg इस पर नीचे लगा देंगे। mg स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, वो ऊपर जा रहा था, स्यूडो फोर्स भी वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा, तो हम इसमें ma0 भी लगा दिया। तीसरा फोर्स कौन सा लग रहा था इसमें, रिएक्शन, है ना, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन किधर है, ये अगर वैज थी तो इसके परपेंडिकुलर ये नॉर्मल रिएक्शन थी, ये एंगल थीटा, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब फ्री बॉडी डायग्राम पता चल गया तो सिंपल कंपोनेंट में उसे तोड़ना होता है ना। ये वेज वाली जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं इनमें हम क्या करते हैं, एक तो वेज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल लेते हैं और एक वेज के अलोंग, दो इक्वेशन बना लेते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पे इसकी एन की जरूरत नहीं थी, मैंने केवल यही दिखाने के लिए किया कि हम इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट में और एक पैरेलल टू द वेज में। अब ये जो दोनों थे इनके इस डायरेक्शन में कौन सा होगा, परपेंडिकुलर में ये वाले कंपोनेंट, ये थीटा, तो इसका mg cos थीटा हो जाएगा, इसका ma cos थीटा होगा, और वो दोनों नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। क्यों? क्योंकि उधर कोई मोशन नहीं है, जो पार्टिकल है वो केवल वेज पे ऐसे ही तो लुढ़कते हुए आ रहा है, ऐसा थोड़ी है कि वो ऊपर जा रहा हो या नीचे भी आ रहा हो, है ना। अलोंग द वेज उसकी केवल और केवल मोशन है, वो क्या है, केवल इधर ही लुढ़कता हुआ चला आ रहा है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसकी कोई मोशन नहीं। तो हम उन दोनों को इक्वेट कर देते हैं,
और जो इधर वाली डायरेक्शन थी अलोंग द वेज, क्योंकि वो लुढ़क के इधर आ रहा है तो डेफिनेटली उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो इधर ही होगा। और उसमें फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं अलोंग द वेज, कौन से फोर्स से, इसका ये वाला कंपोनेंट और ये एम ए का ये वाला कंपोनेंट, तो एम जी साइन थीटा और एम ए साइन थीटा दो लग रहे हैं। अब एफ इक्वल टू एम ए रख देंगे तो एक्सीलरेशन निकल आएगा, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगाते हैं, जितना भी फोर्स है उसको एम ए के बराबर रख दो। फोर्स कितना था एम जी साइन थीटा और एम ए साइन थीटा, उसको हमने इक्वल रख दिया मास टाइम्स एक्सीलरेशन। एम से एम कैंसिल हो गए सारे, ए बचा, तो ए निकल आया हमारा जी साइन थीटा प्लस ए साइन। अब जब हमें एक्सीलरेशन पता है और डिस्टेंस हमें यहाँ से पता है, ये एल दे रखी है प्रॉब्लम में, हमें ये यहाँ से यहाँ तक लुढ़कने में जितना भी टाइम लगना था वो कैलकुलेट करना है ना। तो कैसे करेंगे, एक्सीलरेशन पता है तुम्हें, लेंथ पता है कितनी, उसे नीचे लुढ़क के आना है, निकाल सकते हो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे मैं ना थोड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम से स्टार्ट करता हूँ, है ना, तब शायद तुम्हें ज़्यादा बेटर लगे, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि तुमने ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व की होंगी तो तुम ये आसान वाली प्रॉब्लम कर सकते हो, मैं थोड़ी मुश्किल वाली एक आध करता हूँ। बट एनीवे मैं थोड़ा जो बिल्कुल आसान सी है वहाँ से लेके चलता हूँ, है ना। सपोज इसकी फिफ्थ प्रॉब्लम है ऑब्जेक्टिव में, है ना, ऐसी और किसी चैप्टर की, इसमें दे रखा है ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा। यहाँ पे कोई रखा हुआ है मास m का ऑब्जेक्ट, थीटा इंक्लाइनेशन एंगल है, the force exerted by the plane on the block has a magnitude. The force exerted by the surface on block कितना होगा, जो सरफेस है वो ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रही होगी, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर, है ना, वही तो लगाएगी। तो बेसिकली तुम्हें ये बताना है कि ये n कितना होगा। कैसे करोगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, है ना। यहाँ पे कौन सा लग रहा है एम जी, वर्टिकली डाउनवर्ड, और एक फोर्स लग रहा है ये एन, ये लग रहा है कि यहाँ से थीटा एंगल, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि एन क्या होगा, कितना होगा एन, सिंपल है ना। ये है, ये एंगल थीटा है, एम जी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एन। इसके आगे की प्रॉब्लम लोगे थोड़ी सी बढ़ेगी, है ना। इसमें क्या है, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा, सेम है यहाँ तक, है ना। द होल सिस्टम इज एक्सीलरेटेड हॉरिजॉन्टली सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज। इस केस में क्या होता, ये तो इससे बराबर हो गया, लेकिन इसका जो अलोंग द वेज का कंपोनेंट वो तो था अभी भी जी साइन थीटा, तो वो जी साइन थीटा एक्सीलरेशन से नीचे आता जाता। लेकिन अब क्या किया प्रॉब्लम में, दे आर मूविंग दिस होल सिस्टम बाय एक्सीलरेशन ए, इसको एक्सीलरेट कर रहे हैं ए एक्सीलरेशन, सो दैट वो जो मास m रखा हुआ है ना वो नीचे नहीं लुढ़क के आ पा रहा है। वो कब होगा, स्यूडो फोर्स लगेगा उस पर, और वो किधर लगना चाहिए, स्यूडो फोर्स नीचे क्यों लगना चाहिए, अगर इधर खींच रहे हो तुम तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, इधर, है ना। और फिर फाइनली इन्होंने पूछा है नाउ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, फिर से m निकालना,
समझ में आया प्रॉब्लम में दोनों में डिफरेंस क्या था? डिफरेंस समझ में आया दोनों में? प्रॉब्लम में क्या है? पहला प्रॉब्लम ये स्टेबल था, यहाँ पर m मास था जो कि लुढ़क के नीचे आएगा ही आएगा, बेस पे रखोगे तो लुढ़क के नीचे ही आएगा अनटिल अनलेस फ्रिक्शन ना हो, है ना। और ये क्योंकि अभी तक स्मूथ हम फ्रिक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, स्मूथ है ये सारी सरफेस, तो ये यहाँ से लुढ़क के आएगा इधर, जी साइन थीटा इसका एक्सीलरेट। अब वो क्या किया हमने, इसको एक्सीलरेट कर दिया इस डायरेक्शन में, है ना। तो इस पर एक फोर्स स्यूडो फोर्स लगेगा, कितना लगेगा? वो मास टाइम्स एक्सीलरेशन। तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लोगे, एम निकाल लो। कैसे बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम? एम जी नीचे है, वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना, और ये एम ए है, एम ए हॉरिजॉन्टली इन द एक्स डायरेक्शन, है ना, क्योंकि इधर खींच रहे हो तो क्या है, उसके अपोजिट हो जाएगा। एन इधर और ये नीचे नहीं आएगा, तो क्या होना चाहिए? एम ए और एम जी का जो रिजल्टेंट है वो एन की डायरेक्शन में आना चाहिए, है ना। तभी तो जब टोटल फोर्स 0 हो जाएगा उस पर, तभी तो वो नहीं गिरेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा एन? एन कितना आएगा? तुम एक काम करो, ये थीटा तुम्हें पता ही है, ये निकाल लो, ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इधर दोनों के कंपोनेंट कितना है? एम जी कॉस थीटा और एम ए साइन थीटा। तो एन इज इक्वल टू सिंपली एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा।